वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 13 नवंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल लियोनिड मीटियोर शावर के बारे में है। इस साल का एनुअल नवंबर लियोनिड मीटियोर शावर स्टार्ट हो चुका है। समझेंगे ये पूरा मामला क्या है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीटियोर का क्या मतलब होता है। इनफैक्ट मैं आपको केवल मीटियोर का नहीं बल्कि एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मेटेराइड और मेटेराइड सबका मतलब बता देता हूँ, इनका काम लगेगा। एस्ट्रॉइड ये रिलेटिवली स्मॉल इनएक्टिव रॉकी बॉडी होती हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। जब हम कह रहे हैं रिलेटिवली स्मॉल, इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर जितने बड़े होते हैं। हम अर्थ या फिर किसी दूसरे प्लेनेट के कंपैरिजन में इनकी तुलना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रॉइड उसी समय बने थे जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, बट ये एक्यूमुलेट नहीं हो पाए हमारे प्लैनेट्स के साथ, इसीलिए वो अलग थलग पड़ गए। ज़्यादातर एस्ट्रॉइड्स हमें एस्ट्रॉइड बेल्ट में मिलते हैं जो कि हमें मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं कॉमेट की। कॉमेट भी छोटा ही होता है, यहाँ पर भी तुलना जो हम कर रहे हैं वो प्लैनेट्स के कंपैरिजन में ही कर रहे हैं, बट कई बार ये एस्ट्रॉइड से बड़े होते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स की खास बात यह है कि चूंकि ये सन से काफ़ी दूरी पर पाए जाते हैं, कई बार कुपर बेल्ट में, जो कि हमें प्लूटो के भी बाद देखने को मिलता है, इसीलिए मेजरली ये आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जब ये सनलाइट के क्लोज पहुंचते हैं घूमते टहलते, तो जो आइस होती है वो वेपराइज हो जाती है और इनके पीछे एक कॉमा या एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है डस्ट, गैस और वाटर वेपर्स का। तो वो इन्हें एक पूछनुमा आकृति दे देता है, इसीलिए कॉमेट को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। मेटेराइड ये कॉमेट के या एस्ट्रॉइड के छोटे हिस्से होते हैं, मतलब ये एस्ट्रॉइड और कॉमेट की तुलना में छोटे होते हैं और ये भी सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे आकार का मतलब है मेटेओर जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और फ्रिक्शन की वजह से जलने लग जाते हैं, तब इन्हें मेटेओर कहा जाता है। ज़्यादातर मेटेओर अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल के ख़त्म हो जाते हैं। इन्हें शूटिंग स्टार या गिरता हुआ तारा कहा जाता है। अगर कई बार ये पूरी तरीके से जल नहीं पाते, अगर इनका साइज़ बड़ा है, तो ये अर्थ से टकरा जाते हैं। जब ये अर्थ से टकरा जाते हैं तब इन्हें मेटेओराइट कहा जाता है। तो मेटेओराइट तब जब ये धरती पर गिरे, मेटेओर तब जब ये आसमान में हैं और जल रहे हैं, मेटेओराइट तब जब ये यूनिवर्स में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, बस इनकी लोकेशन के बेसिस पे इनके नाम अलग अलग हैं, मेटेओराइट, मेटेओर और मेटेओराइट। बाकी एस्ट्रॉइड और कॉमेट बिल्कुल अलग बॉडीज़ होती हैं। एस्ट्रॉइड यूजुअली रॉकी बॉडी होती है, जबकि कॉमेट आइस और डस्ट और गैस से बना होता है। ठीक है, तो ये तो आपने इन टर्म्स के मतलब समझे। अब आइए मेन मुद्दे पर आते हैं। मेटेओर शावर नाम से समझ में आ गया, कई सारे मेटेओर्स जो हैं वो धरती पर गिरते हुए हमें दिखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। ओरिजिनली इस प्रकार के फेनोमेना को 1833 में डिस्कवर किया गया। इसमें बहुत सारा डेब्रिस धरती की ओर गिरता है। ये डेब्रिस एक्चुअली में एक कॉमेट का पार्ट होता है, यानी कि पुच्छल तारे का हिस्सा होता है, जिसे नाम दिया गया है 55P टेम्पल टटल। ये जो डेब्रिस कलेक्ट करता है, ये कॉन्स्टलेशन लियो से कलेक्ट करता है। कॉन्स्टलेशन हमारे आसमान में, अंतरिक्ष में तारों के समूह को कहा जाता है। हिंदी में आप इन्हें नक्षत्र कहते हैं। तारों के वो समूह जो कोई आकृति बनाए, उन्हें कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। जैसे लियो, इसे आप सिंह भी कह सकते हैं। ये तारों का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अगर आप इन स्टार्स को मिला देते हैं तो एक शेर की आकृति बन जाती है, इसीलिए इसे लियो कहा जाता है। ये जो कॉमेट है 55P टेम्पल टटल दो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। ये 33 ईयर्स में सन के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। हर 33 साल में इन मेटेओर्स के धरती पर ये आने का जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसे हम मेटेओर शावर की बजाय मेटेओर स्टॉर्म कहते हैं। शावर तब कहते हैं जब ये 1 घंटे में 20 से 25 धरती की ओर आ रहे हों। कई बार ये 100 से 1000 धरती पर आने लगते हैं विद इन एन आवर, तो हमें समझ में आ जाता है दैट इज मेटेओर स्टॉर्म। तो स्टॉर्म और शावर में जो अंतर है वो उनकी संख्या का है। लियोनाइड को फायरबाज भी कहा जाता है, बिकॉज ये जो आते हैं धरती की ओर बड़ी संख्या में आते हैं और गिरते हुए आग के गोले की तरह होते हैं, या अर्थ ग्रेजर भी कह दिया जाता है, अर्थ ग्रेजर मेटेओर्स, क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक तक आकर बर्न होते हैं। मोर ओवर जो लियोनिड मेटेओर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करते हैं, मतलब 71 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है इनकी, तो काफ़ी तेज़ भी होते हैं। मेटेओर शावर ये बिट्स या रॉक्स होते हैं या आइस के पार्ट हो सकते हैं जो किसी कॉमेट से अलग हो जाते हैं। ऐसे कॉमेट्स जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। तो मेटेओर शावर जो है वो अर्थ के नज़दीक
आने वाले कॉमेट से अलग हो जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, क्या ये मेटेओर शावर हमारे लिए नुकसानदेह है? क्या हमारे ऊपर आग के गोलों की बारिश होने वाली है? ऐसा नहीं है। इनकी संख्या छोटी होती है, ये यूजुअली हमारे आसमान में ही बर्न होकर खत्म हो जाते हैं। कभी कभार हो सकता है कोई छोटा टुकड़ा धरती पर आ जाए, नहीं तो ये धरती पर गिर नहीं पाते। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रिविलेज मोशन के बारे में है। लार्जेस्ट पार्टी जो अपोजिशन में है राज्यसभा में, उनके जो चीफ विप हैं, जिनके पास जिम्मेदारी होती है पार्टी को मैनेज करने की। विप कौन होता है? जो पार्टी के मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कैसे वोट करना है कि नहीं करना है, उन्हें विप कहा जाता है। उन्होंने अभी कल्चर मिनिस्टर के अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन लाया है। उनका यह मानना है कि जो अपॉइंटमेंट हुआ था नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन का, वो सही नहीं था, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि उसे बहुत अच्छा खासा अनुभव हो, जो मॉन्यूमेंटल या फिर कल्चर की जानकारी है उनके पास अच्छी होनी चाहिए। वो उनके पास नहीं है, ये इनका आरोप है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता क्या है? देखिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वो राइट्स और इम्यूनिटीज़ हैं जो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती हैं। ये प्रिविलेज उन्हें इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो अपना काम बढ़िया से कर सकें। इस संबंध में आर्टिकल 105 में जिक्र है, जहां उन्हें 2 प्रिविलेज दिए गए हैं। एक तो वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोलने के लिए किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, और दूसरा कलेक्टिवली हाउस ही डिसाइड कर सकता है कि वहां बोला गया कौन सा कंटेंट पब्लिश होगा और कौन सा नहीं होगा। ये उनका प्रिविलेज है। इसके अलावा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में भी किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट या डिटेंशन से फ्री किया गया है अगर हाउस की प्रोसीडिंग चल रही है तो। इनफैक्ट 40 दिन उसके पहले और 40 दिन उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता सिविल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में ये इम्यूनिटी नहीं है, किसी को चाकू मार के आ गए हैं तब ये प्रावधान नहीं लगेगा सिविल केसेस में। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए नहीं होते, बल्कि उनके लिए भी होते हैं जिन्हें पार्लियामेंट में बोलने का या स्टेटमेंट देने का, कमेटीज़ का पार्ट होने का अधिकार है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक बात को और आप ध्यान में रखिएगा कि वैसे तो हमारे प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं, लेकिन उनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? अरे प्रेसिडेंट के अपने खुद ही बहुत सारे प्रिविलेज होते हैं, वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज लेकर क्या करेंगे? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत इसे सेटअप किया गया था 2010 में। इसके लिए आया था एक कानून, नाम था अमसर। फुल फॉर्म है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट। इनका काम यह है कि भारत में जो भी मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स हैं उनको प्रिजर्व करें। ऐसी साइट्स जो प्रोहिबिटेड हैं उन्हें बढ़िया तरीके से रेगुलेट किया जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के बारे में है। मतलब एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी जो ये देखेगी कि दुनिया भर में मीथेन का एमिशन कितना हो रहा है। G20 समिट के दौरान इसे लॉन्च किया गया यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसे सपोर्ट मिला यूरोपियन यूनियन का। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्रेडिबल डेटा तैयार करें कि दुनिया का कौन सा देश कितना एमिशन कर रहा है मीथेन का। फर्दर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें ऑप्ट किया जाए और मीथेन को कम करने की कोशिश की जाए। मीथेन एमिशन को इनिशियल फेज में फॉसिल फ्यूल सेक्टर से ही कवर किया जाएगा। मतलब फॉसिल फ्यूल सेक्टर कितना एमिशन कर रहा है उसे डेटा के फॉर्म में कलेक्ट करेंगे। बाद में हम एग्रीकल्चर और वेस्ट जैसे सोर्सेज भी इवैल्यूएशन में लेकर आएंगे। ये यूएसए और ईयू की जो कमिटमेंट है कि हम 2030 तक 30% एमिशन कम करेंगे मीथेन का, उसे भी ओवरव्यू करते रहेंगे कि ये काम चल रहा है बढ़िया या नहीं। यूएनईपी एक लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है। 5 जून 1972 को बनाई गई थी। काम बिल्कुल साफ है, दुनिया भर में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, यूनाइटेड नेशन सिस्टम के भीतर रह के ही। ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी बातचीत करते हैं। इनकी कई सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, लाइक एमिशन गैप रिपोर्ट, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट। कई सारे इनके कैंपेन हैं, लाइक बीट पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ। हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी के कीनिया में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आचार्य कृपलानी जी के बारे में है। 11 नवंबर को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें याद किया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। 11 नवंबर 1888 को यानी कि 1888 को इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। इनका ओरिजिनल नाम जीवत राम भगवान दास कृपलानी हुआ करता था, इसीलिए इन्हें कई बार JB कृपलानी भी कह दिया जाता है। इन्हें प्यार से लोग आचार्य कृपलानी पुकारा करते थे। फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और साल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। ये फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर बन गए थे और काफ़ी तेजी से जो इनका पॉलिटिकल करियर था वो आगे बढ़ा। 1946 से 47 के बीच में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी ये उसका भी हिस्सा थे और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी पार्ट बने। जब देश आज़ाद हो गया तब इन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली
और कांग्रेस को छोड़ दिया, एक इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह काम करने लगे। अपनी ही पार्टी से ये 1952, 57, 63 और 67 का इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं लोकसभा में और जीतते भी हैं। पहली बार इन्होंने 1963 में नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रपोज किया था सरकार के खिलाफ 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद। 1963 में सुचेता कृपलानी जी, जो कि इनकी ही पत्नी थी, वो कांग्रेस लीडर थी। उन्हें कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। वो भारत में पहली ऐसी महिला बनी थी जिन्हें किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर बनाया गया हो, जबकि उनके पति यानी कि आचार्य कृपलानी जी कांग्रेस के ओपोनेंट ही बने रहे। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं। कई बार ऐसा देखा गया है कि दो मित्र आपस में महज इस बात से विवाद में आ जाते हैं क्योंकि एक मित्र कांग्रेस का और दूसरा बीजेपी का समर्थक है या कोई आम आदमी पार्टी का समर्थक है। ऐसा कई बार हस्बैंड और वाइफ में भी देखा जाता है जब उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफर कर रही होती हैं। कई बार ऐसे लोगों के बीच में यह विवाद देखने को मिलता है जो रिलेशनशिप में हैं और आगे भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि क्या आपको इससे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा क्या, जहां पर सुचेता कृपलानी जी को कांग्रेस उत्तर प्रदेश का सीएम बना रही है और उनके हस्बैंड एक अपोजिशन खेमे में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी से डिफर करती है, इसकी वजह से आप अपने व्यक्तिगत संबंधों को खराब ना करें। अपने विचारों का आदान प्रदान करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस आधार पर किसी के प्रति अपने मन में खटास ना लेकर आएं, उससे विवाद में इतने ज्यादा ना उलझें कि स्थिति खराब हो और आपके संबंधों में खटास आए। इस चीज से बचें क्योंकि ये इमेच्योरिटी शो करता है। किसी के भी पॉलिटिकल ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ दो दोस्तों के पॉलिटिकल ओपिनियन एक क्यों होंगे? क्या वो ट्विन हैं? क्या जुड़वा भाई बहन है? क्या अगर वो दो अलग फैमिलीज से अलग सोशलाइजेशन से आ रहे हैं तो विचार अलग हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कृपलानी जी नेहरू जी की पॉलिसीज के बहुत बड़े क्रिटिक थे। इंदिरा गांधी जी के रूल में भी उन्हें कुछ खास अच्छा नहीं लगता था। इवन इमरजेंसी के दौरान उन्हें जेल में भी भेजा गया क्योंकि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे। माई टाइम्स उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसे उनके मरणोपरांत 2004 में पब्लिश किया गया। 1912 से 1927 के बीच में उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए कई सारी जगहों पर पढ़ाया भी। उन्होंने उपनाम आचार्य 1922 के दौरान अवेल किया जब वो गुजरात विद्यापीठ में पढ़ा रहे थे, जिसे 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज शक्ति के बारे में है। ये एक बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। 15 से 26 नवंबर के बीच में ये चल रही है। ये इसका छठा एडिशन है। यहाँ पर टेररिज्म को काउंटर करने पर फोकस किया जाएगा ताकि दोनों देशों के मिलिट्री आपस में अच्छे से कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे के जो भी काम करने का तरीका है उसे भी समझ सकें। ठीक है। फर्दर इंडिया की ओर से गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन ने हिस्सा लिया और फ्रांस की ओर से 21st मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट ने। 3 एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। जो एयरफोर्स की होती है उसे गरुड़ा कहा जाता है, जो नेवी की होती है उसे वरुण कहा जाता है और जो आर्मी की होती है उसे शक्ति कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एपेक के बारे में है, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। न्यूजीलैंड इस बार एपिक फोरम को होस्ट कर रहा है। 1989 में इसे बनाया गया था। मामला एकदम साफ है। इकोनॉमिक फोरम की तरह वर्क करता है एशिया पैसिफिक रीजन में। कोशिश ये करता है कि एक बैलेंस्ड, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इनोवेटिव और सिक्योर ग्रोथ हो पूरे रीजन की। काम करने का तरीका ये है कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी रेसिडेंट्स हैं उन्हें मदद की जाए कि वो ग्रोइंग इकोनॉमी का हिस्सा बन सके। डिजिटली लोगों को स्किल किया जाए और जो इंडिजीनियस वुमेन हैं उनके प्रोडक्ट्स को अब्रॉड एक्सपोर्ट करने में हेल्प की जाए। क्लाइमेट चेंज नुकसान पहुंचा रहा है तो एपेक के मेंबर्स भी एनर्जी इफिशियंसी पर फोकस कर रहे हैं और सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो फॉरेस्ट और मरीन रिसोर्स है उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इसमें 21 देश हैं। मैं नाम ले लेता हूं, अगर आप याद रख सकें तो रखिए। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, चाइनीज ताइपेई, थाईलैंड, वियतनाम और यूनाइटेड स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। आई रिपीट, इंडिया एपेक का मेंबर नहीं है। सिग्निफिकेंस ये है कि ये दुनिया की 3 बिलियन पॉपुलेशन और 60% वर्ल्ड जीडीपी को कवर करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल अटलांटिक चार्टर इनिशिएटिव के बारे में है। यूएसए के जो एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल रॉबर्ट स्प्लैडलिंग हैं, उन्होंने अनाउंस किया डिजिटल अटलांटिक चार्टर इनिशिएटिव। पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है जहां पर दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में जो डिजिटलाइजेशन है उसे कंजर्व या सेफ गार्ड करने की कोशिश की जा रही है।
इसके पहले कि मैं आपको डिजिटल अटलांटिक चार्टर इनिशिएटिव के बारे में बताऊं, मुझे आपको बताना होगा अटलांटिक चार्टर इनिशिएटिव के बारे में। अटलांटिक चार्टर ये एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन था 1940s में। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, यानी कि 1939 से 45 के बीच का ये समय था। ये जो चार्टर साइन किया गया था, इसे यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन ने साइन किया था। उद्देश्य ये था कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तब की दुनिया कैसी होगी। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो ये एक प्रकार का मैसेज था, एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करने का ताकि और देश अलाइड कंट्रीज की ओर आ सकें। वो एक अच्छी दुनिया का सपना दिखाना चाहते थे इस चार्टर के माध्यम से। पहली बार अनाउंस किया गया इसे 14 अगस्त 1941 को। बाद में जनवरी 1942 तक इसमें 26 अलाइड नेशन शामिल हो गए। इसमें बहुत कोर बातें की गई थी, जैसे कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हर देश के लोगों के पास अधिकार होगा कि वो अपने लिए सरकार चुने, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, और युद्ध खत्म होने के बाद सभी लोग अपने हथियारों को कम करेंगे। ये बातें की गई थी। एक प्रकार से अथॉरिटेरियनिज्म को खत्म करने का प्रयास था अटलांटिक चार्टर। ये कहा जाता है कि पहला कदम था यूनाइटेड नेशंस के बनने की ओर। तो यहां पर अथॉरिटेरियनिज्म खत्म करने की बात की जा रही थी और एक ऐसे वर्ल्ड की सपना दिखाया जा रहा था जहां पर लोगों के पास अधिकार होगा उनकी सरकार चुनने का, ट्रेड वगैरह करने का। ये जो डिजिटल अटलांटिक चार्टर इनिशिएटिव है, ये डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म को खत्म करने की कोशिश करता है। अटलांटिक चार्टर की जो स्पिरिट है उसे ही ये एक बार फिर से री एनर्जाइज करना चाहते हैं। इसके पहले अभी ऑकस बना था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का एक ट्राइलैटरल फोरम। पर्पस इस इनिशिएटिव का ये है कि हम दुनिया भर में जो देश हैं उनको सपोर्ट करें कि वो अपने क्रिटिकल इंफ्रा, जो डिजिटल इंफ्रा है, उसे प्रोटेक्ट करें और इंश्योर करें कि वो बढ़िया तरीके से काम करें। फर्दर ये इनिशिएटिव पॉलिसी एडवाइस भी देता है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह भी काम करता है कि दुनिया भर में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या कमर्शियल एंटिटीज़ हैं वो कैसे बढ़िया से अपने डिजिटल इंफ्रा को बेहतर रख सकती हैं और टेक्नोलॉजिकली डेवलप कर सकती हैं। रिवीजन कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, स्पीकर या राज्यसभा के चेयरपर्सन फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी की तरह वर्क करते हैं, दैट्स ट्रू। आचार्य कृपलानी जी की ऑटोबायोग्राफी है माई टाइम्स, दैट्स ट्रू। यूएनईपी हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल गलत है। ये कीनिया के नैरोबी में है, तो ये गलत हो गया। एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और रशिया के बीच में है, गलत। इंडिया फ्रांस। एपेक इंडिया मेंबर है, बिल्कुल नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस नथिंग एल्स के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करिएगा टेलीग्राम में। 1,22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज करिएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।